नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसके पीछे का मेन कारण क्या है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके पीछे जो है मेनली 4 रीजन्स हैं। पहला तो ये कि वेनेजुएला के पास जो उसके संसाधन हैं, उसमें खासकर वेनेजुएला की जो धरती है, उसमें सोना और पेट्रोल खनिज तेल सबसे ज़्यादा है। खनिज तेल का वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है उसके पास, और उसके ज़मीन में सोना जो है वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। अमेरिका की नज़र इस संसाधनों पे पहले से है। वो किसी भी तरीके से, देखिए, अमेरिका जो है वो सोने के लिए सोना तो है ही है, लेकिन खनिज तेल के पीछे बिल्कुल पागल रहता है। उसको कहीं से भी अगर उसे ये दिखता है कि किसी देश के पास क्रूड ऑयल है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसके ऊपर उसका अधिकार हो। उस खनिज तेल को वो अपने हिसाब से उसके मार्केट में बिके, जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से बिके। जो जिसको चाहे उस जो ऐसी चाहे, मतलब पूरा मार्केट पे वो कब्जा करना चाहता है। तो एक तो मेन वजह ये है। दूसरा ये जो डी डॉलराइजेशन है, डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है, देखिए, अभी तक क्या होता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और हाँ, अभी तक लगातार ये चीज़ हो रही है कि डॉलर जो है वो वैश्विक मुद्रा है, डॉलर को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे अगर आप देखेंगे जो ब्रिक्स के नेशन हैं या फिर जो बहुत सारे देशों ने मतलब ये हमेशा होता है कि पूरी तरीके से डॉलर पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का आप जब जैसे कि अमेरिका आपसे नाखुश है किसी भी बात पे, जैसे जहाँ पे भी लगता है अमेरिकन इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, तो अमेरिका आपको स्विफ्ट सिस्टम होता है उससे बाहर कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी पैसा है सिस्टम में वो तो ब्लॉक हो ही गया। इसके अलावा आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है कि ये एक तरीके से सैंक्शन लगाने का, ये भी सैंक्शन जब लगाता है अमेरिका, तो उसके तहत ये भी होता है कि वो आपको आपका बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल बाहर कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन जो है अमेरिका, जैसे अभी क्या हो रहा था कि देखिए, पिछले अगर आप घटनाक्रम देखेंगे, 3 देश जो है बिल्कुल, मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। एक इराक में क्या किया था कि वो डॉलर को डायरेक्ट, वो डॉलर को अपनी डॉलर जब वो अपना तेल बेचता था, वो डॉलर के बदले नहीं, वो चाह रहा था कि कोई और करेंसी के तौर पर उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी इराक पे सैंक्शन लगा रखे थे। दूसरा तो उससे बाद इसी चक्कर में इराक के साथ अमेरिका का युद्ध हो गया, और सद्दाम हुसैन पे उन्होंने मतलब गलत इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उनके पास हैं। तो उस वजह से उनको जो है उन पर हमला किया, और उनके बाद अलबत्ता उनको उन्हीं के देश के द्वारा फांसी लगवा दी गई। दूसरा अगर आप देखेंगे तो लीबिया इसका एग्जाम्पल है। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी जो थे, उन्होंने क्या किया था कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सैंक्शन थे। उनको इन्होंने डिक्टेटर, उन्होंने क्या क्या बोला अमेरिका ने। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था वो, ये हम देखिए, कुछ इनके मेन जो रीजन है ना, वो होते कुछ और हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी के रक्षा बन के पहुंच जाते हैं। ये इनके हिसाब से डेमोक्रेसी मतलब जब तक सरकार इनको, किसी भी देश की सरकार इनको फेवर करती है, तब तक इनको लगता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बहुत सही चल रहा है। जैसे इनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, तो ये तुरंत किसी न किसी डेमोक्रेसी के गार्ड बन के ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गद्दाफी ने जो खनिज तेल था उन्होंने दिनार के बदले, गोल्डन दिनार के बदले उसको सेल करना चाहते थे। तो जैसे ही उन्होंने एक दो डील करी, तुरंत अमेरिका ने उनके ऊपर उनका तख्ता पलट कर दिया और उनको मतलब मौत के घाट उतार दिया। और यही जो अब जो सीन हो रहा है कि वेनेजुएला पे इतने तरीके के प्रतिबंध लगा रखे थे, पूरी तरीके से उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल चोक करके रखा हुआ था। तो उसके बाद से जब ये जो इनके निकोलस मुंड्रो जो थे, जब इन्होंने ये उसको रसिया के साथ और चीन के साथ, जब अदर डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में उन्होंने बेचने की कोशिश करी, तब फिर मतलब ये झगड़े की मेन वजह बनी। जैसे ये याद रखिए कि जिस दिन निकोलस मुंड्रो को गिरफ्तार किया गया है, जस्ट गिरफ्तार तो क्या ही कहा जाएगा उसे, बल्कि किडनैप करना बोला जाएगा। तो जस्ट उसी दिन कुछ घंटे पहले चाइना की बहुत सारे ऑफिसर्स उनसे मिलने आए थे। तो ये एक बहुत मेन वजह रीजन बताई जा रही है। तीसरा चीज़ है कैपिटलिज्म। देखिए, ये सबको पता है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म पे आधारित है। वहाँ पे जैसे कहा जाता है ना कि हिंदी में कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वहाँ पे क्या है कि देखिए, एथिक्स, मोरल, ये सब कोई वैल्यू नहीं रखते हैं वहाँ पे। ये सब सिर्फ किताबों में और उनकी मूवीज़ में आपको देखने को लगता है कि जहाँ पे वो हर चीज़ के रक्षक और हर चीज़ के लिए वो एथिक्स की बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, वहाँ पे पैसा ही, मतलब समझ लीजिए कि
1 से लेकर 10 नंबर तक सिर्फ पैसे की ही वैल्यू है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कैपिटलिज्म में क्या होता है कि आप के सारे बिजनेसमैन का इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। तो जब अमेरिका को जब भी लगता है कि उनकी कंपनियां प्रभावित हो रही हैं, उनका बिजनेस प्रभावित हो रहा है, तो याद रखिएगा जैसे जिनको बस हिंट मिल जाती है कि उनका बिजनेस उनका इंटरेस्ट कहीं से भी प्रभावित हो रहा है, उनके व्यापारियों का प्रभावित हो रहा है इंटरेस्ट, वो सबसे बड़े आपको दुश्मन बन जाते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि वेनेजुएला में जो भी ऑयल कंपनीज थी वो सब अमेरिका की थी। वो लोग ऑयल निकालते थे और उसको बेचते थे और उसका ज़्यादा मोटा हिस्सा जो प्रॉफिट का होता था वो सब अमेरिका जाता था। और जो वहाँ की वेनेजुएला की जो जनरल पब्लिक थी उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जो कंडीशन थी और देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा था उस। तो ये जो है उसके बाद जब वहाँ के ह्यूगो चावेस जो उनके राष्ट्रपति थे इससे पहले, निकोलस मुंड्रो से पहले, तब उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद उन्होंने सारा का सारा जो कंट्रोल था वो उन्होंने वहाँ की जो तेल कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसकी बागडोर जो है उन्होंने देश के हाथों में दे दी। देश की सरकार उसको चलाती थी। तो कैपिटलिज्म उनका प्रभावित हुआ अमेरिका का। तो इसकी वजह से वो सबसे पहले दुश्मन बन गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके ऑयल का बिजनेस जो इतना ज़्यादा, ऑयल तो समझ लीजिए आज के समय में गोल्ड है, उसका बिजनेस जैसे उनके हाथ से निकला तो उनके हाथ से एक दूध देने वाली गाय चली गई, ऐसा उनके हाथ से हुआ। फिर चौथा एक रीजन था चाइना और रसिया के साथ वेनेजुएला की नज़दीकी। देखिए होता क्या है कि जो भी बड़े देश होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके पास पड़ोस में नज़दीक के देशों में कोई भी बड़े देश के दखल हो, क्योंकि ये जैसे अमेरिका है, ये लैटिन अमेरिका और बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, इन सबको वो अपना बैकयार्ड समझते हैं। और याद रखिएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जिसको बोला जाता है, उस समय क्या हुआ था कि रसिया ने अपनी मिसाइलें क्यूबा जो अमेरिका का पड़ोसी देश है वहाँ पर भी मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो ये एकदम से कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई थी। अभी अगर आप कुछ 2 साल पहले भी आप जाएंगे, जो अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें मेन क्या हुआ था कि रसिया का पड़ोसी देश है यूक्रेन, और यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। अगर नाटो ज्वाइन कर लेता तो अमेरिका और जितनी नाटो फोर्सेस हैं उनकी मिसाइलें, हथियार, सेना सब यूक्रेन में भी जाके तैनात हो जाते। और ये बिल्कुल ये ऐसा होता है कि रसिया के जस्ट बाउंड्रीज पे वो लोग तैनात होते, तो इससे रसिया की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो प्रभावित होती। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला के जब संबंध चीन और रूस जैसे देशों से बढ़ रहे थे, तो अमेरिका को ये तुरंत लगा कि ये हमारे बैकयार्ड में हमारा देश है, वो तो उसको तो हमसे दब के रहना चाहिए। ये अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से कैसे चला सकता है, क्योंकि उसे लगा कि अगर एक बार रसिया और चाइना, अगर रसिया अमेरिका के इतने बगल में आके बैठ गए, जब बहुत ज़्यादा अगर बिजनेस होने लग गया तो कहीं ना कहीं दखल बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्यों अमेरिका ने वेनेजुएला को इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल उस पर दुश्मनी बना के रख दिया। तीसरा देखिए ये 4 रीजन, ये आप मोटा मोटी देखिए, कोई भी आपको जो रीजन बताते हैं कि इसमें ये रीजन था कि डेमोक्रेसी सही नहीं चल रही थी और कई चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन जो एक्चुअल रीजन है वो ये 4 रीजन ही है। बाकी जो भी है वो सब समझ लीजिए एक तरीके से लिपापोती होती चल रही है। क्योंकि देखिए जो भी अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनका हमेशा से रहा है कि जब भी उनको कोई भी चीज़ करना होता है तो उसको वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई रीजन बताते हैं, लेकिन मेन रीजन यही है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जय हिंद। और एक बात और आपसे मिलती है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और किसी ने और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से भी कहें कि वो उसको ज्वाइन करें। इसमें मैं आपको सटीक जानकारी मैं आपको देता हूँ, और इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मोटिवेशन लगती है। तो अगर आपके लिए तो लाइक और शेयर फ्री है, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद।